बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट 4 है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर का क्या कॉन्सेप्ट है। और उसमें हम एक लेक्चर लिए थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में। तो उसी का ही हम सेकंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम बहुत सारे एग्जांपल्स पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल को भी डिस्कस किया था और उसी के बेस पर हम इस लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यह भी समझा था कि होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो हमारे पास होता है, इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग तरीके से निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग तरीके से निकालते हैं। तो अभी हम केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना सीख रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना हम अगले लेक्चर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पर दो क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यह लिखा गया है कि 25r - 40s + 16t = हमारे पास 0 दिया गया और इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह हमारे पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास चूंकि दिया गया क्या है, गिवन दैट हमारे पास दिया गया है 25r - 40s एंड +16t = क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। और अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 25 del 2z अपॉन में del x स्क्वायर माइनस 40 del 2z अपॉन में del x del y भी लिख सकते हैं एंड प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं del 2z अपॉन में del y स्क्वायर = 0, ठीक है। आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा और ये सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी पिछले 2-3 लेक्चर्स में बात भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी कोएफिशिएंट लिखे गए हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक डेरिवेटिव जो है सेकंड ऑर्डर का है और इसका जो हमारे पास डिग्री है वो हमेशा 1 बन रहा है, इसलिए यह क्या है, यह होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। इसी को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है और 25d स्क्वायर माइनस 40d इंटू डी डैश, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्लस 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा डी डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हमने लिखा है उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को बना लेते हैं। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, डी की जहाँ पर हमें यम रखना है, डी डैश की जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, 1 रखना पड़ता है। या फिर आप चाहे लिख भी सकते हैं कि पुटिंग d = यम एंड d डैश = 1, ठीक है। तो भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है आप लोग। तो यहाँ पर हमारे पास कितना मिलेगा, 25 यम स्क्वायर हो जाएगा माइनस 40 यहाँ पर हो जाएगा यम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमारे पास यही मिलेगा क्योंकि डी डैश के यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अगर सिंप्लीफाई करना है तो फिलहाल यहाँ पर हम वही श्रीधराचार्य ही लगा देते हैं, क्योंकि और तो कुछ वो कर सकते थे, मतलब 1-2 घात समीकरण दिया गया है, चाहे जिस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम श्रीधराचार्य लगाते हैं तो माइनस तो हो जाएगा +40 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 40 -40 का स्क्वायर, तो माइनस का हो जाएगा प्लस और 40 का हमारे पास हो जाएगा 16 और 00 हो जाएगा। माइनस हमारे पास कितना मिलेगा, 4 × 25 × 16, ठीक है। तो 25 चौके 100 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1600, ठीक है, क्योंकि 16 से गुणा भी होगा। समझ रहे हैं ना, बहुत ही आसान सा तरीका है। श्रीधराचार्य फार्मूला लगा रहा हूँ जो कि आप 8 में पढ़े होते हैं, तो अब यहाँ पर बच्चों की तरह तो नहीं ना समझाने की आवश्यकता है। आइए अगले स्टेप पर बात करते हैं। अपॉन में 2a, तो 2 और a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 25 है, यानी कि 50 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू 40 और प्लस माइनस ये तो 0 हो गया, तो बात ही खत्म हो गया। तो 40 बटे कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हमारे पास यम क्या एक ही वैल्यू मिल रहा है और वो मिल रहा है हमारे पास 4/5, ठीक है।
हमारे पास क्या मिल रहा है, यम का एक वैल्यू मिल रहा है 4/5, दूसरा वैल्यू भी सब क्या मिलेगा, 4/5 ही मिलेगा। ठीक है, इससे यही बात स्पष्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस जीरो होता है ना, तो बात तो एक ही होगी। तो यानी कि हमारे पास जो दूसरा वैल्यू भी मिलेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा वैल्यू भी मिलेगा वो 4/5 ही होगा। यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो m1 का वैल्यू है वह 4/5 है, एंड हमारे पास जो m2 का वैल्यू है वह कितना है, 4/5 है। और यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई, हियर यहाँ पर हमारे पास m1 इज इक्वल टू m2 है। ठीक है, 10 इस वजह से जो हमारे पास 10 जो हमारे पास इस दिए गए इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या फिर मैं कहूँ इस दिए गए इक्वेशन का हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 10 दिस सोल्यूशन। ठीक है, या फिर कंप्लीट सोल्यूशन, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहा जा सकता है। कंप्लीट सोल्यूशन इज, हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा z इज इक्वल टू f1 और यहाँ पर y और प्लस m1। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों रूट्स क्या है, रियल नंबर है और साथ ही साथ क्या है, इक्वल भी है, तो इसमें कौन सा केस लगेगा, हम अपने दूसरे केस को अप्लाई करेंगे जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स, एंड प्लस हमारे पास मिलेगा x इंटू, यहाँ पर x ही होता है ना, x इंटू, चूंकि इक्वल है इसलिए यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होता है, x इंटू वाई प्लस 4/5 x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है f1 और यहाँ पर लिखा जा सकता है 5y प्लस 4x। ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाएगा x इंटू f2 5y प्लस 4x भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यही हमारे पास इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों केसेस में बात एक ही होते हैं, और ये हमारे पास इस दिए गए इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन भी है। ठीक है, आप चाहें तो इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं कि क्या यही आ रहा है या नहीं, तो आप लोग क्या करिए, यम का वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यह वैल्यू हमारे पास आया है या नहीं। ठीक है, अब ये आप लोगों देख चुके हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन प्रोसेस सेम होगा, बस यहाँ पर जो रूट्स हैं उनमें अंतर होगा। ठीक है, और एक बात का ख्याल रखिएगा, ये सभी आप लोग थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि सेकंड सेमेस्टर में जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, वहाँ पर चूंकि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, बस तरीके में थोड़ा सा बदलाव होता है, मेथड में आप बदलाव होगा तो सोल्यूशन का भी बदलाव होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम फिलहाल बात कर लेते हैं। हमारे पास दिया क्या गया है, गिवन दैट हमारे पास दे दिया गया है कि d⁻⁴ माइनस d⁻⁴ हमारे पास दिया गया है, इंटू z इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास चूंकि ऑलरेडी इस फॉर्म में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m⁻⁴ माइनस 1⁴ हो जाएगा। यही तो होगा, 1⁴ इज इक्वल टू 0, क्योंकि d की जहाँ पर यम रखते हैं, दिमाग में बैठा रखना, मैंने प्रोसेस में भी लिख पाया था कि d के जहाँ पर यम रखना है, d डैश के जहाँ पर 1 रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई बात है। आइए शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो आप लोग दिमाग लगाएंगे तो ऐसे ही समझ जाएंगे, यानी कि अरे यार चल क्यों नहीं रहा, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा m² प्लस 1² एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, m² माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ a⁻² 4 है, तो a² माइनस b² वाले फार्मूले से हमने तोड़ दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा m² प्लस 1, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा m-1 और m+1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसे हम सीधा फार्मूले से अप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसे भी किया जा सकता है ना, आइदर हमारे पास m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास m-1 इज इक्वल टू 0, या फिर m+1 इज इक्वल टू 0। इन चीज़ों में से पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं, या तो सभी के सभी 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास m का वैल्यू 1 मिल जाएगा, और यहाँ से अगर देखा जाए तो m का वैल्यू हमारे पास -1 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा m² इज इक्वल टू -1, और इस प्रकार हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस √-1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास प्लस माइनस √-1 का वैल्यू होता है आयोटा, आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, m के 4 वैल्यूज मिले।
ठीक है। कौन कौन से, हमारे पास पहला वैल्यू मिला +1, दूसरा वैल्यू मिला -1 और तीसरा वैल्यू हमारे पास मिला प्लस आयोटा, चौथा वैल्यू हमारे पास मिला माइनस आयोटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 1 और -1 क्या है, रियल है, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास पहला केस बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ चुके हैं, और मैंने आप सभी से कहा था कि जब इमेजिनरी रूट्स आएगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि फिलहाल हम इमेजिनरी रूट्स के बारे में नहीं बताए हैं, लेकिन जब इमेजिनरी रूट आएगा तो वहाँ पर हम सेम कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे, और इस क्वेश्चन की सहायता से मैं यही बताना ही चाहता हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो चलो इसके भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख लेते हैं, यानी कि इसके हम कंप्लीट सोल्यूशन को लिख लेते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर हमने देखा हियर, हमने क्या देखा कि हमारे पास m1 इज इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं 1 है, और m2 इज इक्वल टू -1 है, m3 इज इक्वल टू है आयोटा, और m4 इज इक्वल टू क्या है, माइनस आयोटा। ठीक है, चारों के चारों डिस्टिंक्ट है, चारों के चारे हमारे पास अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी इमेजिनरी रूट्स के अंतर्गत ही कैलकुलेट कर सकते हैं, आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत हम रख सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स भी आ जाएंगे और हमारे पास रियल रूट्स भी आ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट, दिस सोल्यूशन इज द कंप्लीट सोल्यूशन इज, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन इज, हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, हमारे पास मिलेगा f1 y प्लस m1x, तो m1 मतलब 1 हो जाएगा तो x हो जाएगा, प्लस f2 y प्लस m2x, तो -1 लगा हुआ तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -x, प्लस हमारे पास मिलेगा क्या, f3 y प्लस m3x, तो यहाँ पर आयोटा लगा हुआ है, तो आयोटा में केसेस बदलते नहीं है, सेम तरीका ही होगा। अगर इक्वल होते तो उस सिचुएशन में भी हम उसी पैटर्न पर चलते, अगर हमारे पास नॉट इक्वल है तो इस सिचुएशन में भी हम अपने उसी पैटर्न पर चलेंगे। अगर आप चाहें तो वहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ पर मैंने केसेस लिखवाया था, आप चाहें तो वहाँ पर जो मैंने रियल वर्ड जो मैंने उपयोग किया है उसे आप काट भी सकते हैं, क्योंकि वो इमेजिनरी पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, y प्लस m3 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू एक्स, एंड प्लस हमारे पास मिलेगा f4, और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस, चूँकि माइनस आयोटा है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा x हो जाएगा। बस काम खत्म, कुछ नहीं करना, ऐसा कोई गणित नहीं है जो आप कर नहीं सकते, बहुत ही आसान सा तरीका था। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा था ना, कोई दिक्कत परेशानी की बात तो हुई नहीं होगी, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारे पास मेथड है उसी पर हमने अप्लाई कर दिया, चाहे वो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ जाएं चाहे रियल रूट्स आ जाएं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स पर बात करते हैं। अब आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने 2 न्यूमेरिकल्स और मैं लिख कर आया हूँ। ठीक है, अब ये सभी क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं कि अरे बाप रे ये कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। तो देखो बच्चों, ये हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, बस ये आपको देखने में लगेंगे कि अरे सॉल्व ही नहीं हो सकता, लेकिन आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बस कॉपी और पेन लेकर बैठे रहना पड़ता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सोल्यूशन आसान हो जाएगा। ये चलिए सोल्यूशन पर हम बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास दिया गया है, ठीक है, गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है, इतना आसान सा क्वेश्चन और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, r इज इक्वल टू a²t, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ आर, और यहाँ पर लिखा जा सकता है हमारे पास क्या, del 2 z अपॉन में del x² इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, a² del 2 z अपॉन में del y²। ठीक है, यही तो होगा। अब इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा d, एक काम करते हैं ना, दोनों को एक साइड में ले लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस मैंने लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि यहाँ पर हमारे पास हो गया d²। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a², और ये वाला जो टर्म होता है इसे हम क्या कहते हैं, d' का होल स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चूंकि हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन अब बनाने के हम काबिल हो चुके हैं, तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, m² माइनस a² हो जाएगा, क्योंकि इसका d के जहाँ पर m रखना रहता है, d' के जहाँ पर 1 रखना रहता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तो सॉल्व कर लिए, अब तो समझ गए, अरे सर जी ये तो वही वाला क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बच्चों लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस m माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस a हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो m के 2 वैल्यूज मिलेंगे, एक तो हमारे पास प्लस a मिलेगा, दूसरा हमारे पास माइनस a मिलेगा।
तो जब हमारे पास प्लस ए और माइनस ए मिल गया तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यम1 जो है वह ए है और यम2 जो है वह माइनस ए है और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो इसलिए देन द कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है, द कंप्लीट सोल्यूशन इज, हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास हो जाएगा z इज इक्वल टू f1 y प्लस यम1 x। तो यम1 के यहाँ पर हमारे पास a है, a इंटू एक्स प्लस f2 एंड y माइनस हो जाएगा, यम2 x हमारे पास है तो माइनस a है तो माइनस a इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आई? बहुत ही आसान सा है ना, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं हुई होगी क्योंकि बहुत ही आसान सा है। देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन था ना, और शुरू में लग रहा होगा कि कितना कठिन क्वेश्चन है ना, ऐसे ही सिमिलरली ये भी है। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, आप सभी के एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, देख लेना चाहें तो पूछे जाएंगे भी, ठीक है। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक डेल जेड को डेल वाई के साथ हम रखेंगे, एक डेल जेड को हम डेल वाई के साथ रखेंगे तो इस प्रकार हमारे पास कितना बचेगा, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और जो एक्स वाले होते हैं उन्हीं को ही हम केवल डी लिखते हैं तो यहाँ पर डी स्क्वायर हो जाएगा, और वाई वाले जो होते हैं उन्हें हम डी डैश लिखते हैं, ठीक है। मैंने आप सभी को पहले ही लेक्चर में बता दिया था। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 को इसके साथ भेजेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो यहाँ पर एक डी बचेगा, दूसरा हमारे पास डी डैश बचेगा, और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर भी बनेगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, और हमारे पास जेड तो परमानेंट है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को बना लेंगे। तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जहाँ आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखना सीख गए वहीं ही आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है, क्योंकि और सभी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यम क्यूब मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस यम स्क्वायर मिलेगा क्योंकि डी1 के डी डैश के जहाँ पर 1 होता है, डी के जहाँ पर यम रखते हैं, प्लस क्या मिलेगा 4m मिलेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले तो आपके दिमाग में चला होगा सर जी इसमें तो कांस्टेंट ही नहीं है, हम कैसे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब आपके दिमाग में चला होगा अच्छा सर जी ये तो बहुत ही आसान सा है। तो हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करिए, यम को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, यम स्क्वायर माइनस 4m एंड प्लस कितना मिला, 4 बचा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो यम स्क्वायर -2 इंटू 2m प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मिले रहा है यम इंटू यम माइनस 2 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यम के 3 वैल्यूज़ मिल रहे हैं, एक तो हमारे पास 0 मिल रहा है और दूसरा हमारे पास +2 मिलेगा और तीसरा भी हमारे पास +2 मिलेगा। तो 3 वैल्यूज ओवरऑल वैल्यू हमारे पास मिले, यम के 3 वैल्यू 0 2 2, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास m1 वैल्यू मिला है 0 और m2 और m3 जो हैं वो क्या है, बराबर हैं, और वो किसके बराबर हैं, 2 के बराबर हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर ध्यान से देखा जाए तो तीनों ही हमारे पास क्या है, रियल रूट्स हैं, और साथ ही साथ क्या है, 2 सेम है और साथ ही साथ एक हमारे पास डिस्टिंक्ट है। तो इस सिचुएशन में दी कंप्लीट सोल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, दी कंप्लीट सोल्यूशन, चूंकि इसके राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी 0 लिखा गया है इसलिए हम कंप्लीट सोल्यूशन लिख रहे हैं। अदरवाइज हम अगर खुद से 0 बनाते तो उस सिचुएशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर दी कंप्लीट सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा हमारे पास, z इज इक्वल टू f1 y प्लस यम1 x। तो यम1 हमारे पास ऑलरेडी 0 है, यानी कि ये वाला टर्म हमारे पास हो गया 0। यही तो होगा ना कि 0 से जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस हमारे पास क्या मिलेगा, f2 एंड y प्लस यम2 x। तो यम2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। प्लस चूंकि ये दोनों सेम हैं इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सेम का कॉन्सेप्ट भी उपयोग होगा। तो x इंटू f3 एंड y प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 2x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में तो देखने पे लगा इतना सा है। वही वाली बात हुई कि दूर से देखा तो लड़की बुला रही थी, पास जाकर देखा तो गाय पूछ हिला रही थी ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों ने यार क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि अब देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बुक में दिए गए होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करिए। जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आप सभी लोग उसमें परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। अगले लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स को नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।